नमस्कार। दोस्तों, कैसा हो कि आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ें और एग्ज़ाम में उन्हीं में से आपका पेपर छप जाए। बिल्कुल हाँ, आज हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं वैल्यू एडेड पेपर सेमेस्टर 4th का जो डिजिटल एम्पावरमेंट का पेपर है, उनके वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके लिए बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट। अर्थात इन क्वेश्चन में से आपका पेपर छपने वाला है। हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर 4th में एज ए वैल्यू एडेड पेपर डिजिटल एम्पावरमेंट को किया है सेलेक्ट, उनके लिए ये क्लास रहने वाली है रामबाण और ये क्लास उनको बहुत मददगार साबित होगी। और इसी कड़ी में यदि आप देखना चाहते हो डिजिटल एम्पावरमेंट की डिटेल क्लास दोनों लैंग्वेज में है हमारी एज यूजुअल क्लास, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमने यूनिट वाइज़ इस पेपर को अपलोड कर रखा है, तो आप ज़रूर वो क्लास देखिए। हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। वो क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्या होता है डिजिटल इंक्लूजन, अर्थात व्हाट इज डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल समावेशन क्या है। दोस्तों, जैसे मान लो आज हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे हैं, तो जब समाज का हर एक वर्ग जो इससे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, यानी हर एक व्यक्ति तक डिजिटल चीज़ों की क्या हो जाए, पहुँच हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल समावेशन अर्थात डिजिटल इंक्लूजन इसको कहा जाता है। डिजिटल इंक्लूजन मीन्स ensuring that all individuals and communities, especially the underserved, have access to digital technologies and the ability to use them effectively। अर्थात डिजिटल समावेशन का मतलब हुआ कि यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्ति और समुदाय, विशेष रूप से वंचित वर्ग, डिजिटल तकनीकों तक पहुंच और उनका प्रभावी उपयोग कर सके। यानी कि जो ऐसा वर्ग समाज का जो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा और उस तक ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, उसको भी इस युग से जोड़ देना क्या कहा जाता है, डिजिटल इंक्लूजन कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल एम्पावरमेंट। आप डिजिटल सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ enabling citizens to use digital tools and services to improve their lives, access opportunities and participate actively in society। अर्थात डिजिटल सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के नागरिकों को डिजिटल उपकरणों और सेवाओं के उपयोग में क्या किया जा सके, काबिल बनाया जा सके, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके और समाज की मुख्य धारा से वह जुड़ सके या समाज में वह सक्रिय भागीदारी निभा सके। अर्थात यही है कि लोगों को इतना शिक्षित किया जाए, उनको डिजिटली तौर पे इतना लिटरेट कर दे कि वह उन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को क्या करने लग जाए, डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल एम्पावरमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन अचीविंग डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल सशक्तिकरण को प्राप्त करने के सामने हमारे पास क्या चुनौतियां हैं, यानी कि इस डिजिटल एम्पावरमेंट को हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने है। तो इसमें पहला है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, यानी लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी है। अब जैसे आज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये कमी दूर हो रही है, समाज डिजिटल होने को जा रहा है। आजकल जो बुजुर्ग है वह भी अच्छे खासे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो सिर्फ़ रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में या यूट्यूब वीडियो तक ही उनकी ज़्यादा पहुँच है। अगर हम उनको ये कहें कि आप रेलवे का टिकट बुक कर लो, तो उनके हाथ खड़े हो जाएँगे। उनको आप ये कहोगे कि आप एरोप्लेन का टिकट बुक कर लो या फिर आप हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लो, तो यहाँ पर उनके हाथ खड़े हो जाएँगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अभी भी डिजिटल तौर पे लिटरेट होना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम चलाना, रील देखना डिजिटल एम्पावरमेंट नहीं है। तो पहली चुनौती तो यही है कि डिजिटल साक्षरता की कमी है। दूसरा, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी है। आप 5G हैंडसेट यूज़ करते हो, बट 5G का आपको प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल पाता है, या मिलता है तो इतना ज़्यादा एमबीपीएस की स्पीड जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो कहीं न कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसमें एक चुनौती का काम करती है। फिर है लो अफोर्डेबिलिटी ऑफ डिवाइसेज़, उपकरणों की जो क्या कहें, यानी कि जो वहन क्षमता है वह कम है, यानी अफोर्डेबल नहीं है, गैजेट्स थोड़े से महँगे हैं यदि हम हमारे समाज की बात करें तो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिजिटल सर्विसेज, अब डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता की क्या है, कमी है। आज हमारे सामने एक रील वायरल होती है, हम उस पे ट्रेंड करने लगते हैं। एक्चुअली डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है, हमें जो डिजिटल सर्विसेज है, आज हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट डिजिटल तौर पे मिलते हैं, ब्लड रिपोर्ट वगैरह डिजिटली आती है, टिकट्स वगैरह डिजिटली होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए
तब हम कहेंगे कि हम क्या है, डिजिटल तौर पे एम्पावर्ड है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट इन इंडिया? भारत में डिजिटल सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है, या यूं कहे क्यों है? तो पहला है, डिजिटल एम्पावरमेंट इज नीडेड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनहेंस सर्विस डिलीवरी एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। डिजिटल सशक्तिकरण की आवश्यकता है ताकि हम डिजिटल जो अंतर है उसको क्या कर सके, कम कर सके। यानी समाज का एक वर्ग डिजिटल तौर पे आगे आ गया है और एक वर्ग अभी पीछे है, तो ये जो तो इन दोनों के बीच में गैप है इसको कम किया जा सके। समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाए, यानी कि हर एक व्यक्ति तक डिजिटल सर्विसेज की क्या हो, पहुंच हो, इसको हम सुनिश्चित करें। सेवाओं की आपूर्ति और भी ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आज मोस्टली चीज़ें क्या होने लग गई हैं, डिजिटली तौर पे आ गई है, तो और भी ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और जो गवर्नेंस है हमारी, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और उसकी एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए किसकी ज़रूरत है, डिजिटल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। आज आप कोई भी तरह का डेटा देखते हो या गवर्नमेंट खुद आपको पहले से क्या दे देती है, सूचना प्रोवाइड करवाती है, जैसे जन सूचना पोर्टल है, पहले से उसमें, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की एक ट्रांसपेरेंसी का एक क्या है, इनिशिएटिव, जो कि कैसे संभव हुआ है, डिजिटल एम्पावरमेंट के थ्रू से ही, या उसी की वजह से संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण क्या है? द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। डिजिटल इंडिया का विजन है, दृष्टिकोण है कि भारत को एक डिजिटल तौर पे सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना, जहां हर एक नागरिक को डिजिटल इन संरचना और सेवाओं की क्या हो, पहुंच हो। यानी कि भारत का हर एक नागरिक डिजिटल तौर पे लिटरेट हो, डिजिटल तौर पे एम्पावर्ड हो, और हर तरीके की डिजिटल जो सर्विसेज है वो उस तक पहुंचे, ताकि हम डिजिटल तौर पे एक अच्छा सशक्त समाज बना सके। यह किसका विजन है? ये डिजिटल इंडिया का विजन है, या यूं कहे डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया का विजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजी लॉकर? डिजी लॉकर क्या है? आप सभी बच्चे इससे वाकिफ है। आपकी जो एबीसी आईडी है, जिसको हम अपार आईडी कहते हैं, वो आपने किसके थ्रू ही डाउनलोड करी थी? डिजी लॉकर के थ्रू डाउनलोड करी थी। और इसकी टैगलाइन भी है, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हो और कहीं से भी आप उसको ऑनलाइन आकर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। So DigiLocker is a digital platform launched by Government of India that provides secure cloud-based storage for citizens to store and access their official documents online. डिजिलॉकर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि नागरिकों को आधिकारिक दस्तावेजों को सुरक्षित तौर पे ऑनलाइन संग्रहित करने की क्या करता है, एक सुविधा देता है। यानी ये क्या है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का मतलब होता है बादलों में। बादलों का मतलब यही हुआ कि आपके मोबाइल में नहीं होकर ऑनलाइन किसी अदर सर्वर में आपका क्या है, डेटा सुरक्षित है। तो इसको बोलते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ये एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है, ऑनलाइन तौर पे आप अपने डॉक्यूमेंट इसमें स्टोर कर सकते हो। व्हाट इज ई हॉस्पिटल अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ई हॉस्पिटल क्या है? ई हॉस्पिटल इज एन ऑनलाइन सिस्टम दैट कनेक्ट्स hospitals with patients, allowing online appointments, viewing lab report and accessing medical records. ये एक ऐसी ऑनलाइन प्रणाली है जो अस्पतालों को मरीजों से जोड़ती है, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हुआ, लैब की रिपोर्ट देखना हुआ, या मेडिकल रिकॉर्ड तक आपकी पहुंच की क्या देती है, आपको सुविधा देती है। यानी कि ई हॉस्पिटल के थ्रू आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कोई लैब की रिपोर्ट है आपकी, कोई ब्लड रिपोर्ट है या कोई अदर रिपोर्ट है, उसको आप देख सकते हो। और कोई मेडिकल रिकॉर्ड आपको देखना हो तो वह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर है, व्हाट इज ई पाठशाला? ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय एनसीईआरटी दैट प्रोवाइड्स एजुकेशनल रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो, वीडियो एंड लर्निंग मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों और शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो लेक्चर और शिक्षण सामग्री क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। इनके इसके थ्रू इस पे कई तरीके के ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट बुक जैसी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी का ये एक इनिशिएटिव है, जो कि स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स दोनों के लिए क्या है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये है ई पाठशाला। अब बात करते हैं ई क्रांति।
ई क्रांति क्या है? ये कोई क्रांति लाने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको थोड़ा-सा समझना। एग्ज़ाम में इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ई क्रांति इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, एंश्योरिंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये एक डिजिटल इंडिया का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक तौर पे डिलीवरी द्वारा दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी कि सरकार जो सर्विसेज देती है, अगर कोई सर्विस इलेक्ट्रॉनिक दी जा रही है तो हम कहेंगे वो किसका पार्ट है? ई क्रांति का पार्ट है, ताकि सही व्यक्ति के पास सही चीज़ पहुंच सके और एकदम ट्रांसपेरेंट हो सके। यानी सरकार, यहाँ से पहले ये कहा जाता था कि सरकार ऊपर से 100 रुपये देती है तो वह नीचे आते आते 20 रुपये बचता है, बीच में इस पाइपलाइन में ही वह पैसा गबन कर दिया जाता है। फिर आया डीबीटीएल, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एल का क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी है सर्विसेज या डीबीएस जो भी है इसको कहते हैं। यानी कि आज हमारी जो सब्सिडी है वो कैसे आती है? वो डीबीटीएल से आती है ना? डीबीएस होता होगा ये शायद, इससे आती है, यानी कि सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक ई क्रांति का ही क्या है? एक पार्ट हुआ। यानी कि इसमें एफिशिएंसी तो होती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है और सही व्यक्ति तक सही चीज़ पहुँच भी जाती है। ये होता है ई क्रांति। बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स इन डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल सशक्तिकरण में सार्वजनिक उपयोगिता पोर्टल्स की क्या भूमिका है? पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स लाइक आरटीआई, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम टैक्स फाइलिंग मेक गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड यूजर फ्रेंडली टू सिटीजन्स। यानी जितने भी जो सरकार के प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनको हम पब्लिक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसमें आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला हुआ, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न लगाने के जितने भी पोर्टल है वो नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाते हैं, पारदर्शी बनाते हैं और जो यूजर है उनके अनुकूल वह काम करते हैं, या फिर एकदम यूजर फ्रेंडली उनका इंटरफेस होता है। तो इनकी भूमिका है कि सरकार, गवर्नमेंट और सिटीजन्स को ये आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कौन? पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स। अब इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट विद देयर सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण की अवधारणा को भारत के संदर्भ में उनके महत्व के सही महत्व के साथ समझाओ कि डिजिटल इंक्लूजन क्या है, डिजिटल एम्पावरमेंट क्या है और इसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्कस द मेजर नीड्स एंड चैलेंजेस इन अचीविंग डिजिटल एम्पावरमेंट इन इंडिया। भारत में डिजिटल सशक्तिकरण प्राप्त करने की मुख्य आवश्यकताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यानी कि हम जो डिजिटल तौर पे एम्पावर होना चाहते हैं उसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या डिजिटल एम्पावरमेंट की नीड है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द विजन एंड की कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दृष्टि, या दृष्टि की बजाय इसको क्या कहेंगे? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण और प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। इसको स्टार मार्क लगाओ, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव लाइक डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई पाठशाला एंड इन सिटीजन एम्पावरमेंट। डिजी लॉकर, ई पाठशाला, ई हॉस्पिटल जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण के महत्व पर निबंध लिखो। अब देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। ए में लिख दिया डिजिट लॉकर, बी में लिख दिया ई हॉस्पिटल, फिर लिख दिया ई पाठशाला, ई क्रांति। इस तरीके से आप पर सब पे क्या करवाया जाता है? नोट लिखवाया जा सकता है 5-5 मार्क्स का। तो इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट द रोल ऑफ ई क्रांति एंड डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स इन ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में परिवर्तन लाने में ई क्रांति और डिजिटल सार्वजनिक उपयोगिता पोर्टलों की क्या भूमिका है, इसका आपको इवेल्युएशन करना है। हाउ कैन डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में डिजिटल साक्षरता और जागरूकता कैसे सहायक हो सकती है। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों के साथ आप इसको समझाओ। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, यूनिट सेकंड की तरफ हम बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर स्पेस कम्युनिकेशन। साइबर स्पेस संचार क्या है? It refers to the exchange of information and ideas using internet-based platforms like email, messaging apps, blogs and video conferencing tools. साइबर स्पेस संचार का मतलब है कि इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों जैसे ईमेल हुआ, मैसेजिंग ऐप हुआ, ब्लॉग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हुआ के माध्यम से सूचना या विचारों को क्या करना?
आदान प्रदान करना, उसको क्या कहते हैं, साइबर स्पेस कम्युनिकेशन। यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करना थ्रू दी इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू करेंगे तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, लाइक आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल कर रहे हो, या फिर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप इंस्टा पे रील लगा रहे हो, तो कोई भी ईमेल के थ्रू कर रहे हो, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, साइबर स्पेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? उसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस और इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ऑल्सो। सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक संचार का मतलब है कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यमों से संदेशों या सूचनाओं का क्या करना, आदान प्रदान करना। इसी को हम साइबर स्पेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईमेल इन कम्युनिकेशन। ईमेल का उपयोग संचार में करने के कोई दो लाभ बताइए। पहला, ईमेल इज फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। पहली बात तो ईमेल फास्ट है और ये कम कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट लगती भी नहीं है। इट अलाउज यूजर टू सेंड मैसेज, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कहीं भी, कहीं से भी आप इसमें अटैचमेंट करके डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, कोई इमेज भेज सकते हो, और कहीं भी भेज सकते हो, दुनिया के कोने-कोने में भेज सकते हो। इसमें आप एको लिखना चाहो तो इसमें रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, यानी आपने किसी को मेल किया तो वह इनबॉक्स में जाएगा, सेंट में जाएगा, उसके इनबॉक्स में जाएगा, आपके सेंट में जाएगा। आप ड्राफ्ट रख रहे हो तो एक तरीके से आपका ये डेटाबेस भी तैयार हो रहा है कि मैंने तब आपको ईमेल किया था। तो और फिर दूसरी बात, ये एक ऑफ़िशियल है या यूँ कहें फॉर्मल कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ये सोर्स माना जाता है। तेज़ है, किफ़ायती है, दुनिया भर में कभी भी आप तुरंत कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज वगैरह भेज सकते हो, ये सुविधा ईमेल हमें देता है। अब आता है व्हाट इज़ ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? देखो, आप एक होता है ब्लॉगर, आज ये बहुत हो रहा है ब्लॉगर, यानी वीडियो ब्लॉग जिसको जो बनाता है दैट इज़ व्लॉगर हो जाता है, जिसमें आप मोबाइल हाथ में लेकर दोस्तों हेलो गाइस करते हो, आप इधर-उधर ही बातें करते हो, दैट इज़ व्लॉगर। अब बात करें ब्लॉग की क्या है? अब जैसे मान लो आपको राइटिंग का शौक है, आप कुछ जीवनी लिखते हो, अपने अनुभव लिखते हो, कुछ और लिखते हो, तो आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले जहाँ पर ये सारी बातें आप लिख रहे हो, लोग इसको पढ़ते हैं, उस पे रिएक्शन भी कर सकते हैं, कमेंट करते हैं। तो इस बात को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ की स्पेशलिटी का क्या नाम होगा? ब्लॉग होगा। A blog is a digital platform where individuals or organizations post written content, opinions, or articles on specific topics which readers can review and comment on. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ व्यक्ति या संगठन किसी विशेष विषय पर लिखित सामग्री, विचार या लेख प्रकाशित करते हैं, जिन्हें पाठक देखते हैं और उन पे टिप्पणी भी कर सकते हैं। वो क्या होता है? ब्लॉग होता है। हाउ इज सोशल मीडिया यूज्ड फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन? सोशल मीडिया का उपयोग डिजिटल संचार में कैसे किया जाता है? आप बेहतर जानते हो, आज हम जिस थ्रू जुड़े हुए हैं यूट्यूब, ये भी एक सोशल कम्युनिकेशन का ही एक क्या है, पार्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर लाइक एक्स आर यूज टू शेयर मैसेजेस, अपडेट्स, इमेज एंड वीडियोज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया का हम व्यक्तिगत और पेशेवर संचार के लिए संदेश या कोई चित्र या कोई अपडेट या कोई सूचना भेजने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें व्हाट्सएप नाम छूट गया, तो आप इसमें व्हाट्सएप का नाम भी यूज़ कर सकते हो। अगला है, नेम एनी टू कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। दो सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के नाम बताओ। द कॉमन कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर गूगल वर्क स्पेस, जिसमें गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल के खूब सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं गूगल वर्क स्पेस। एंड सेकेंड इज माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये दो आप इसमें नाम बता सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, कि गूगल वर्क स्पेस हुआ और माइक्रोसॉफ्ट टीम हुई। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी ऑनलाइन लर्निंग टूल्स? ऑनलाइन लर्निंग टूल्स क्या होते हैं? ऑनलाइन लर्निंग टूल्स आर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक गूगल क्लासरूम, जूम एंड मूडल यूज्ड टू डिलीवर एजुकेशन, कंडक्ट क्लासेस एंड मैनेज लर्निंग एक्टिविटीज रिमोटली। ऑनलाइन लर्निंग टूल्स ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें जैसे गूगल क्लासरूम हुआ, जूम हुआ, मूडल हुआ, जिनका उपयोग दूरस्थ शिक्षा, कक्षाओं के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रबंधन में किया जाता है। जैसे मान लो ये क्लास अभी तो अपनी जैसे यूट्यूब पे हो रही है, लेकिन अगर अपना जैसे मान लो हम गूगल क्लासरूम के थ्रू लाइव आकर हम क्या करें, पढ़े एक दूसरे से, मैं इधर से आपको क्लास डिलीवर करूँ, उधर आप पढ़ रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कहेंगे। ऐसा जूम में भी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी होता है,
ऑनलाइन मीटिंग के लिए होता है, ये सारे ऑनलाइन लर्निंग टूल्स कहे जाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल शेयरिंग टूल्स इन कोलैबोरेशन? सहयोग में फाइल शेयरिंग टूल्स का क्या उपयोग है? फाइल शेयरिंग टूल्स हेल्प यूजर्स शेयर डॉक्यूमेंट्स, images and videos instantly, allowing teams to work together efficiently from different locations. फाइल शेयरिंग टूल्स उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज, चित्र और वीडियो तुरंत शेयर करने में मदद करते हैं, जिससे जो अलग अलग जगह पे टीम है वह उनको प्रभावी ढंग से ले सके और अपने अपनी लोकेशन से वह क्या कर सके, कम्युनिकेट करके काम कर सके। यानी कि एक व्यक्ति सिक्कर है, एक व्यक्ति जयपुर है, एक व्यक्ति दिल्ली है, एक व्यक्ति कर्नाटक बैठा है, तो फाइलिंग शेयरिंग टूल क्या करता है, इन सबको एट ए वन टाइम चीज़ें कम्युनिकेट कर पाता है और ये सारे एक तरीके से एक टीम बन के क्या काम कर सकते हैं। व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, जिसको हम वीडियो कॉल कहते हैं, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए डिजिटल मेथड टू कम्युनिकेट वेयर people from different locations interact through video and audio in real time। यानी एक ही टाइम पे ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल होना अलग अलग लोकेशन से, इसको हम क्या कहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। ये एक डिजिटल संचार विधि है जिसमें अलग अलग स्थानों से लोग वीडियो और ऑडियो के माध्यम से एक रियल टाइम पे बातचीत करते हैं। What are the messaging platforms? Give examples. Messaging platform क्या है, उदाहरण दीजिए। Messaging platforms are applications used for sending and receiving instant message। ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो तुरंत संदेश भेजने और प्राप्त करने का के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, सिग्नल हुआ और भी कई सारे के ऐप। तो आजकल तो देखो, इधर से कोई दूसरा टाइप करता है तो हमें क्या दिखाने लगता है, टाइपिंग भी दिखाने लगता है। ऊपर बात हो रही है, इसका मतलब वह कुछ लिख रहा है, फिर आप इधर से भेजते हो। तो ऑन द स्पॉट एक दूसरे को मैसेज भेजने का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। इसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इंस्टेंट का मतलब हुआ तुरंत। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हेल्प इन एजुकेशन? ऑनलाइन लर्निंग टूल्स शिक्षा में कैसे सहायक सिद्ध होते हैं? ऑनलाइन लर्निंग टूल्स अलाउ स्टूडेंट्स टू अटेंड वर्चुअल क्लासेस, सबमिट असाइनमेंट्स, एक्सेस स्टडी मटेरियल्स एंड इंटरेक्ट विद टीचर्स डिजिटली। ये छात्रों को वर्चुअल क्लास में भाग लेने में, असाइनमेंट जमा करवाने में, अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में और शिक्षकों से डिजिटल रूप में संवाद करने की सुविधा देते हैं। वह क्या होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यूट्यूब पे है, यदि हम अपना एक ऐप डेवलप कर लें और उस ऐप में हम क्या करें, लाइव आकर हम पढ़ाएं, या फिर हम गूगल क्लासरूम के थ्रू पढ़ाएं, आप डायरेक्ट मेरे से लाइव में बात कर सके, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, आप वहाँ से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सको, आप वहाँ पे अपने असाइनमेंट वगैरह जमा करवा सको, तो हम कहेंगे कि वी आर ऑन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हेल्प करता है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की एक दूसरे से जुड़ने में डिजिटली तौर पे। अगला क्वेश्चन है, इस यूनिट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस इन द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड। आधुनिक डिजिटल दुनिया में साइबर स्पेस में संचार और सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड देयर रोल इन कनेक्टिंग पीपल। इलेक्ट्रॉनिक संचार के विभिन्न रूपों और लोगों को जोड़ने में इसकी भूमिका समझाइए। स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड ईमेल इन मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। इन सब का मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या रोल है, स्टार मार्क लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड यूज इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेस कोलैबोरेशन। शिक्षा और कार्यस्थल सहयोगों में इसके लाभ पे चर्चा कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स कंट्रीब्यूट टू डिजिटल एजुकेशन एंड रिमोट लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और टूल्स डिजिटल शिक्षा और दूरस्थ शिक्षण में कैसे योगदान देते हैं? हाँ, जैसे मान लो मैं सीकर से क्लास डिलीवर कर रहा हूँ, कोई बच्चा झुंझुनू है, कोई बच्चा रिंगस है, कोई बच्चा जयपुर गया हुआ है, कोई बच्चा दिल्ली गया हुआ है, और आप हर कहीं से इस क्लास को एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये क्या है, एक डिजिटल एजुकेशन है जिसको आप रिमोट लर्निंग है, यानी कि अलग अलग जगह से कभी भी आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हुआ। राइट एन essay on the role of file sharing, messaging apps and video conferencing in digital teamwork। डिजिटल टीम वर्क में फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखो या निबंध लिखो। या आपसे इस तरीके का क्वेश्चन
आप सी भी कह सकते हैं, राइट नोट ऑन मैसेजिंग ऐप्स पे करवा ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स पे करवा ले और आपसे साइबर स्पेस पे करवा ले, तो आपसे अलग-अलग पॉइंट पे नोट भी लिखवा सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की। पूरी डिटेल क्लास के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मैं लिंक दे दूँगा। आप पूरी डिटेल क्लास देखिए। मैं आपको खुद रिकमेंड करता हूँ कि देखो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आप क्लास देख रहे हो, जितने भी पेपर की अपलोड कर रखी है, मेरा आपको ये कहना है कि पहले आप उनकी डिटेल क्लास देखो। डिटेल क्लास के बाद जैसे आप इम्पोर्टेंट क्लास देखोगे, आपको वह और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखेगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 से। व्हाट इज मीन्ड बाई ऑनलाइन सिक्योरिटी? ऑनलाइन सुरक्षा से आप क्या समझते हो? यानी कि आपकी सीधी सी बात है, जो बैंकिंग है, ऐप है, या फिर आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, और जो भी आपके डिजिटल तौर पे इंफॉर्मेशन है, वह क्या रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे, उनको कोई हैकर ना चुरा सके, ना उन पर किसी तरह का साइबर अटैक हो। इन सब की सिक्योरिटी को ही हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन सिक्योरिटी कहेंगे। Online security refers to the protection of personal data, systems, and online activities from unauthorized access, cyber threats, and digital crimes. ऑनलाइन सुरक्षा का अर्थ है कि व्यक्तिगत डेटा, आपका सिस्टम यानी आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर या आपका टैबलेट, और ऑनलाइन गतिविधियों को कोई अनाधिकृत पहुंच नहीं हो, कोई साइबर अटैक ना हो, और कोई डिजिटल क्राइम नहीं हो, इन सब से सुरक्षित रखना क्या कहा जाता है? ऑनलाइन सिक्योरिटी कहा जाता है। व्हाट इज डिजिटल प्राइवेसी? अब उसी को डिजिटल प्राइवेसी भी हम कह सकते हैं। डिजिटल प्राइवेसी और सिक्योरिटी में थोड़ा सा इतना अंतर है कि कोई आपका पर्सनल डेटा चुराए नहीं और उसका कोई मिसयूज ना करे, उसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल प्राइवेसी कहेंगे। डिजिटल प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग ए यूजर्स पर्सनल डेटा, communications and activities on the internet from being accessed or tracked without consent। अर्थ है गोपनीयता का कि उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, उसकी चैटिंग वगैरह की हुई, उसका कम्युनिकेशन, या उसके इंटरनेट पे जो भी उसने सर्च किया है या जो भी उसने एक्टिविटी करी है, बिना उसकी अनुमति के कोई एक्सेस ना कर सके और ना ही कोई उसको ट्रैक कर सके। उस चीज़ को क्या करना? प्राइवेसी में रखना क्या कहा जाता है? डिजिटल प्राइवेसी कहा जाता है। यानी कि आपकी चैट हुई, आपकी अ, इंटरनेट सर्फिंग हुई, आपकी जो भी पर्सनल डेटा है, उनको कोई छेड़खानी ना करे, उनको कोई चुराए नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल प्राइवेसी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा ब्रीच? डेटा ब्रीच क्या है? डेटा ब्रीच क्या होता है कि जैसे आपका कोई पर्सनल डेटा है, जैसे आप कहते हो ना कि मेरा एफबी अकाउंट हैक हो गया है, मेरे एफबी अकाउंट से यदि कोई पैसा मांग रहा है तो आप उसको पैसे मत देना। तो इसका मतलब आपका एक एफबी अकाउंट हैक नहीं हुआ, आपका अकाउंट तो चल रहा है ऑलरेडी। आपके अकाउंट जैसा एक और अकाउंट किसी ने क्लोन कर लिया है, इसको हम क्या कहेंगे? डेटा ब्रीच करना कहेंगे। डेटा ब्रीच occurs when confidential or sensitive information is accessed, copied और लीक्ड बाय अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स और हैकर्स। डेटा ब्रीच उसको कहते हैं तब होता है जब कोई आपकी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी को अनाधिकृत व्यक्ति या हैकर द्वारा एक्सेस कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, या उसे लीक कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? डेटा ब्रीच करना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू कॉमन साइबर थ्रेट्स। दो कोई सामान्य खतरों का उल्लेख कीजिए। ये आप बहुत जानते हो, अभी थोड़े दिनों पहले एक साइबर फ्रॉड के लिए ट्यून भी खूब, यानी जो कॉलर ट्यून है वो खूब चल रही थी। तो आप वही चीज़ें आपसे यहाँ पूछी गई है, दैट टू कॉमन साइबर थ्रेट्स आर फिशिंग, यानी फ्रॉडमेंट ईमेल और स्टील इन्फॉर्मेशन। फिशिंग का मतलब होता है कोई आपको गलत ईमेल भेजना, उसमें कोई लिंक देना, या फिर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चुराना, फिशिंग होगी। एंड मलवेयर, मलवेयर क्या होता है? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाल देना जो आपकी सिस्टम को क्या कर देता हो? खराब कर देता हो, या आपको एक ऐसा वायरस आपके सिस्टम में पुट कर देता हो जिससे आपकी पर्सनल डेटा क्या हो जाते हैं? इंटरनेट पे अपलोड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मलवेयर कहा जाता है। तो फिशिंग हुआ, मलवेयर हुआ, एक कॉमन से साइबर अटैक है। इसके अलावा डेटा ब्रीच करना हुआ, ये भी है। और कोई भी ऐसा लिंक वगैरह भेजना जो अनऑथराइज्ड हो, जिस पे क्लिक करने से आपके बैंक अकाउंट के साथ छेड़खानी होती हो, ये सारे कॉमन साइबर अटैक्स है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग इन साइबर क्राइम? साइबर क्राइम में या साइबर अपराध में फिशिंग क्या होती है? फिशिंग इज ए साइबर क्राइम वेयर अटैकर्स सेंड फेक मैसेज और ईमेल्स टू ट्रिक पीपल इनटू रिवीलिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर को नकली संदेश या ईमेल भेजकर लोगों की व्यक्तिगत या पर्सनल जानकारी को क्या करते हैं? चुराते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको एक लिंक भेजा और ये कहा कि इस लिंक पे आप क्लिक करके करियर एजुनेस्ट से क्या प्राप्त कर सकते हो? नोट्स प्राप्त करते हो। तो उसमें मैंने आपसे आपका नाम पूछ लिया, मैंने आपसे आपके डीओबी पूछ ली, मैंने आपसे मोबाइल नंबर पूछ लिए, और मैंने आपसे बैंक अकाउंट वगैरह कुछ पूछ लिया या आधार नंबर पूछ लिया, और फिर आप उसको प्रोसेस करते हो।
और ये सारी चीज़ें अब क्या है मेरे पास आ गई। अब मेरे पास आ गई तो मैं उस डेटा का क्या कर सकता हूँ, उससे कोई मैं आपके साथ फ़िशिंग कर सकता हूँ। आपकी जो फाइनेंशियल जानकारी है उसको लीक करके उससे आपके साथ फ्रॉड कर सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, फ़िशिंग कहेंगे, यानी कि लोगों से उसकी जानकारी निकलवा लेना। फिर है डिफाइन साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है? ए साइबर अटैक इज ए डिलिबरेट अटेम्प्ट बाय हैकर्स टू डैमेज, स्टील और डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिजिटल डेटा। साइबर हमला एक जानबूझकर किया गया प्रयास होता है जिसमें हैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके नेटवर्क को या आपके डिजिटल डेटा को चुराते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? साइबर अटैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? स्टार मार्क लगाओ, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ब्लॉकचेन इज ए डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन सिक्योर अनचेंजेबल ब्लॉक्स लिंक्ड क्रोनोलॉजिकल वाइडली यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसीज एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। यानी कि यह एक डिजिटल बहीखाता तकनीक है जिसमें डेटा को सुरक्षित और अपरिवर्तनीय बॉक्स में क्रमवार रूप से स्टोर किया जाता है। ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में और ऑनलाइन जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें इसको प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप जैसे किसी को पेमेंट करते हो यूपीआई से कर लो चाहे, तो आपका उसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि कब आपने क्या किया था, एक टाइम बार, आज ये, कल ये, परसों ये, तरसों ये, तो इस तरीके के एक ऑर्डर में आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ये क्या कहा जाता है? ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसमें जो डेटा है वो कई तरीके के ब्लॉक में एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको देख हर कोई सकता है ना? और लेकिन इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला है हाउ डज ब्लॉकचेन इंप्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी? ब्लॉकचेन ऑनलाइन सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाता है? ब्लॉकचेन इनहेंस सिक्योरिटी बाय डिसेंट्रलाइजिंग डेटा, मेकिंग इट टेम्पर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट, थस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड हैकिंग। ब्लॉकचेन डेटा को विकेंद्रीकृत करता है जिससे सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे डेटा में छेड़छाड़ नहीं हो पाती और पारदर्शिता बनी रहती है, जिससे धोखाधड़ी और हैकिंग का खतरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि जो ब्लॉकचेन वाला डेटा है ये सबके पास जाता है। तो सबके पास जाता है तो सबके पास ये आ गया, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया। प्लस इसमें अब कोई चेंज नहीं कर पाएगा, चेंज करेगा तो दिखेगा सबको और किसने किया वो भी दिखेगा। तो इससे क्या होता है, डेटा एक जगह से चेंज होता है तो वो सबके पास रिफ्लेक्ट होता है, तो ट्रांसपेरेंसी भी बनती है और डेटा सबके पास रहता है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज को क्या करता है? मोटिवेट करता है। इसलिए इसमें थोड़े फ्रॉड और हैकिंग के जो खतरे हैं वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेम एनी टू साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल शुड फॉलो। साइबर सुरक्षा के दो ऐसे उपाय बताइए जिन्हें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे छोटा नहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अपडेट देम रेगुलरली। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाए, मजबूत लगाए और उनको नियमित रूप से बदलते रहे। अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स इन ईमेल। कोई भी आपके ईमेल पर संदिग्ध लिंक आते हैं और कोई अटैचमेंट आपको मिलता है तो उन पे क्लिक करने से आपको बचना चाहिए। और व्हाट्सएप पे जो एपीके फाइलें आती है, डॉट एपीके फाइलें, ऐसी फाइलों को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। ये क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो आपके मोबाइल की एक्सेस दूसरे को पकड़ा देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी? भारत सरकार की साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में क्या भूमिका है? अभी हम इन दिनों काफ़ी साइबर टूल को हम सुन रहे थे, तो ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स साइबर सिक्योरिटी थ्रू पॉलिसीज, अवेयरनेस कैंपेनिंग्स एंड इनिशिएटिव लाइक CERT इन एंड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। भारत सरकार साइबर सुरक्षा को नीतियां बनाकर, जागरूकता अभियान लाकर, CRT इन जैसे प्रोग्राम लाकर या इस तरीके के इनिशिएटिव लाकर और साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा नीति जैसे पहलों के माध्यम से क्या करती है? मोटिवेट करती है या बढ़ावा देती है। CERT क्या है? व्हाट इज CERT? CERT का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ये इंडियन इसके पहले लग जाएगा। ऑफ इंडिया is a government agency responsible for responding to cyber security threats and incidents in India। यह एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में साइबर सुरक्षा जैसे खतरों को और घटनाओं को जवाब देने के लिए जिम्मेदार है, यानी घटनाओं का जवाब देने के लिए। यानी CRT साइबर अटैक से हमें बचाने की कोशिश करता है और रियल टाइम पे ये रेस्पॉन्ड करता है और टोटली ये रेस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों को लेकर। अभी इस यूनिट से बनने वाले बड़े आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड डिजिटल प्राइवेसी इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। आज की इस डिजिटल दुनिया में
ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता के महत्व को समझाइए। डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड विद एग्जांपल्स। डिजिटल दुनिया में प्रमुख साइबर खतरों को उदाहरण से समझाइए। इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर थोड़ा अ, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड रोल इन इनहेंसिंग ऑनलाइन सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, इसकी संरचना और ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका है, इस पर आप चर्चा कीजिए। स्टार मार्क लगा लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर है डिस्कस वेरियस साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलों पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे मैं इसको मानता हूँ, इसको आप जरूर अच्छे से कंसिडर कीजिए। हाउ कैन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्ट देमसेल्वेज अगेंस्ट डेटा ब्रीचेज एंड साइबर अटैक्स। व्यक्ति या संगठन डेटा ब्रीच और साइबर हमलों से स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, एक्सप्लेन। मतलब वो सारे आपको उपाय बताने हैं जिससे हम साइबर अटैक से बच सकते हैं। राइट एन essay ऑन द नीड फॉर साइबर सेफ्टी अवेयरनेस इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेस। स्कूल, कॉलेजों और कार्यस्थलों में साइबर सुरक्षा जागरूकता की आवश्यकता पर निबंध लिखिए कि हमें क्यों जरूरी है साइबर सुरक्षा की। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। लगभग हमने सारे जो पेपर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज लाई थी और वह चल भी रही है। बहुत सारे पेपर अपलोड हो चुके हैं, कुछ पेपर अपलोड होना बाकी है। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका जो पेपर है आप हमें कमेंट में लिख कर भेज दीजिए ताकि हम समय रहते उसकी क्लास आप तक पहुँचा सके, सारे क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट आपके लिए ला सके। इसके अलावा यदि आपको डिटेल क्लास चाहते हो किसी पर्टिकुलर पेपर की जो हमने अपलोड करने से भूल चुके हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 का देखो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है जिसमें आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी कुछ, लेकिन इसमें 3-4 टॉपिक भी है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो बात कर लेते हैं उन छोटे-छोटे क्वेश्चंस की। व्हाट आर एथिकल इश्यूज इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल दुनिया में नैतिक मुद्दे क्या है। एथिकल इश्यूज इन द डिजिटल वर्ल्ड इंक्लूड प्लेजरिज्म, साइबर बुलिंग, डेटा मिसयूज, प्राइवेसी वायलेशंस एंड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। डिजिटल दुनिया में नैतिक मुद्दों में लोगों के दूसरों का लिखा हुआ कंटेंट चोरी करना, साइबर बुलिंग करना, डेटा का मिसयूज करना, लोगों की प्राइवेसी को छेड़छाड़ करना या उसका उल्लंघन करना और गलत जानकारी यानी फेक न्यूज फैलाना, ये सारे क्या कहे जाते हैं, इथिकल इश्यूज है किसमें, डिजिटल वर्ल्ड में। बात करते हैं डिफाइन नेटिकेट्स। नेटिकेट्स क्या है, यानी कि हम कहते हैं ना शिष्टाचार रखो, एटिकेट्स रखो। तो जब हम शिष्टाचार कहाँ बात करें, ऑनलाइन शिष्टाचार की बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, नेटिक्वेट्स। यानी ऑनलाइन दुनिया में शिष्टाचार रखना, दैट इज नेटिक्वेट्स। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की डेफिनेशन पूछी जाएगी। नेटिक्वेट्स आर द रूल्स ऑफ प्रॉपर एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर व्हाइल इंटरेक्टिंग ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग ईमेल, फॉर्म एंड सोशल मीडिया। नेटिक्वेट्स इंटरनेट पर बातचीत करते समय उचित और सम्मानजनक व्यवहार के नियम होते हैं, जैसे कि ईमेल पर, फोरम पे या सोशल मीडिया पर। यानी लोगों को रेस्पेक्ट के साथ बात करना, एक दूसरे पर अच्छा कमेंट करना या फिर भद्दा कमेंट नहीं करना और अपने आप को एक रेस्पेक्टफुल इमेज आपकी व्यवहार तैयार करना या व्यवहार आपको बनाना, वह क्या कहा जाता है, नेटिकेट कहा जाता है। वाई आर नेटिक्वेट्स इंपॉर्टेंट इन डिजिटल कम्युनिकेशन। अब डिजिटल संचार में नेटिक्वेट्स क्यों महत्वपूर्ण है। नेटिक्वेट्स प्रमोट रेस्पेक्टफुल, क्लियर एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हेल्पिंग अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनलाइन। नेटिक्वेट्स सम्मानजनक, स्पष्ट और पेशेवर संवाद को बढ़ावा देते हैं जिससे ऑनलाइन गलतफहमी और विवाद होने से बचता है। यानी कि यदि आप नेटिक्वेट्स फॉलो करते हो तो लोगों की नज़र में आपको सम्मान भी मिलेगा, आप एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के तौर पे जाने जाओगे और कोई तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होना या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑनलाइन होना, ये सब नहीं होगा यदि आप नेटिक्वेट्स फॉलो करते हो। व्हाट इज प्लेजरिज्म इन द डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। डिजिटल संदर्भ में साहित्य की चोरी क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई बुक लिखी हुई है, मेरा कोई ऑनलाइन रिसर्च पेपर है, उसको आपने ऐसा कैसा यूज कर लिया, मुझे आप ना तो मेरे से आपने कंसेंट ली, ना ही मुझे उसका आपने क्रेडिट दिया। तो क्रेडिट नहीं दिए बगैर आपने उसको यूज किया है तो ये क्या कहा जाएगा, साहित्य चोरी कहा जाएगा, प्लेजरिज्म इसको कहेंगे। प्लेजरिज्म इज यूजिंग समवन एल्स कंटेंट, आइडियाज और वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट एंड प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन। साहित्यिक चोरी का मतलब होता है किसी और की सामग्री, उसके कोई आइडिया, कोई विचार या उसके कोई कार्य को बिना उसे श्रेय दिए अपना बताकर उपयोग करना क्या कहा जाता है, प्लेजरिज्म कहा जाता है।
व्हाट आर दी डिजिटल कम्युनिकेशन एथिक्स, डिजिटल संचार नैतिकता क्या है? वही सारी चीज़ जिसको हम नेटिक्वेट्स कहते हैं, वही डिजिटल कम्युनिकेशन एथिक्स कहे जाते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन एथिक्स रेफर टू ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स, मैसेज एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स। संचार नैतिकता का अर्थ है कि ईमेल, संदेश और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करते समय ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी बनाए रखना क्या कहा जाता है? डिजिटल कम्युनिकेशन एथिक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग इज द एक्ट ऑफ हरासिंग, थ्रेटनिंग और हम humiliating someone using digital platforms like सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स। यानी साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप के थ्रू डिजिटल तौर से किसी को परेशान करना, उसको धमकाना या उसको अपमान करना, वह क्या कहा जाता है? साइबर बुलिंग। यानी कि जब आप किसी को ऑनलाइन धमकी देते हो या उसके बारे में भद्दे-भद्दे कमेंट करते हो या उसको परेशान करते हो, बार-बार उसको मिस कॉल करना या ये करना या उसको धमकियाँ भरे मैसेज भेजकर, या फिर आप उसको रिस्पेक्ट उसकी कम करते हो या उसको अपमानित करते हो, तो इस चीज़ को या इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? साइबर बुलिंग कहा जाता है। अब इस यूनिट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट आर द की एथिकल इश्यूज इन द डिजिटल वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। डिजिटल दुनिया के प्रमुख नैतिक मुद्दे कौन-कौन से हैं? उदाहरण से समझाओ। डिफाइन नेटिक्वेट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो नेटिक्वेट्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। नेटिक्वेट्स क्या है? डिजिटल संचार में इन्हें अपनाना क्यों जो आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन साइबर स्पेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिकल बिहेवियर। साइबर स्पेस में नैतिकता के महत्व और अनैतिक व्यवहार के परिणामों पर चर्चा कीजिए। राइट एन एसे ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। डिजिटल संचार में नैतिक व्यवहार और उसके समाज पर क्या प्रभाव है, इस पर आप निबंध लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमने ऑलमोस्ट सारे पेपर की डिटेल क्लासेस अपलोड कर दी है, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप फोर्थ स्टूडेंट के सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। यदि अब भी कोई क्लास बाकी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम वो क्लास टाइम पर लेके आ सके, और जल्दी हम इकोनॉमिक्स माइनर की क्लास और ज्योग्राफी माइनर की क्लास भी अपलोड करेंगे। और आपकी कोई पेपर है, आपका कोई टॉपिक है, आप हमें लिख भेजिए, हम आपको उसके अकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करवाने की बहुत अ, जल्दी उस पे एक आपको डिटेल क्लास प्रोवाइड करवाएँगे। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ, अग्रिम ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अटेंड हुए। आपकी जो सफलता है वही हमारी प्राथमिकता है, कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में अपीयर होइए। धन्यवाद।